नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे टर्न द बस में एवोल्यूशन के बारे में, आज इसको हिंदी में हम विकास बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो विकास जो है हमने देखा है कि जो आपको मैं लाइन जिसकी सेम एनसीईआरटी की आपको पढ़ के एक बार बताता हूँ। ठीक है, कि हमने देखा है कि जन प्रक्रिया के विभिन्नता की प्रकृति अंतर्निहित होती है। माने कि देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी, कि खुद एक टेंडेंसी होती है कि विभिन्नता माने कि चेंजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस बनते रहे विद टाइम की। मतलब कि एक अगर बैक्टीरिया है तो टाइम के बाद जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा मैंने बताया था, आलिंगिक प्रजनन करते रहेगा, तो चेंजेस आती रहेंगी, विभिन्नता आती रहेगी। तो नेचर में कि प्रकृति की एक अंतर्निहित होती है, जो दो रीजन की वजह से होती है। एक तो डीएनए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। जो तो एक तो होता है डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियों एवं लैंगिक जन दानों से उत्पन्न होती है। मतलब एक डीएनए कॉपिंग जो होती है, डीएनए कॉपी, ठीक है, डीएनए कॉपी होके उनके प्रोजेनीज के पास जाती है, प्रोजेनी माने बच्चों के पास जाती है। और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होती है, ठीक है, जिसको हम यौन प्रजनन कहते हैं। ठीक है, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एस आर करके लिख रहा हूँ, यौन प्रजनन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से चेंजेस आते हैं आगे की बच्चों में या प्रोजेनी में। और ये जो चेंजेस होते हैं इससे विकास होता है। आगे अब कैसे होता है विकास, मैं आपको समझाता हूँ। एक सेकेंड, ये सब इरेज करके शुरू करते हैं। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये समझाते हैं। ठीक है, बीटल्स, पता है बीटल्स को हिंदी में भृंगो कहते हैं। ठीक है, तो जो एक एक ये छोटे छोटे जो एक एक छोटे छोटे ये बीटल्स हैं, ठीक है, आपको एक टाइम के साथ दिखाता हूँ कि ये सपोज टाइम लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है और टाइम के साथ ऐसा हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तीसरे पे अभी ध्यान मत दीजिए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी मैं पहले दो की पहली बातें करता हूँ। ठीक है, तो एक जंगल में, ठीक है, इतने भृंगो हैं, ठीक है, बीटल्स है, भृंग है। तो इन बीटल्स में से, अब मैंने आपको बताया डीएनए कॉपिंग की प्रॉब्लम से या फिर या यौन प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से थोड़ी विभिन्नता आती है। तो इतने सारों में से एक ये है ऐसा भ्रम जो रेड की जगह, लाल की जगह हरा कलर का हो गया। ठीक है, अब ये बीटल्स जो है इनको खाते हैं कौवे। ठीक है, कौवे आके फॉरेस्ट में, जंगल में आके इनको खाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये ग्रीन कलर का, हरा कलर के होने की वजह से कौवे बाकी सारे को खाने लगे, क्योंकि लाल जो है वो जंगल में दिखता है अलग से, बट क्योंकि आसपास जंगल पूरा हरा होता है, पौधे सब हरे होते हैं, तो जो ग्रीन वाला होता है आराम से दिखता नहीं है। ठीक है, ये अपने इन्वायरमेंट में साथ में मिल जाता है, तो दिखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो कौवे जो है सिर्फ लाल को खाते हैं, ग्रीन को नहीं खाते। तो एक टाइम, जैसे टाइम पास करते रहेगा, जैसे टाइम पास करते रहेगा, है ना, टाइम के साथ ऐसा होगा, टाइम के साथ TIN, ठीक है, टाइम के साथ ऐसा होगा कि कौवे सिर्फ लाल वाले को खाते रहेंगे, तो लाल वाले की पॉपुलेशन जो जितनी मात्रा में है वो कम होती रहेगी। बट जो हरा वाला है वो या तो यौन प्रजनन से, हरा वाला जो है, या फिर वह अलैंगिक प्रजनन है, तो सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो अपने बच्चे करता रहेगा और उनकी मात्रा बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो हम टाइम ऐसा आएगा कि शुरू में आप देखिए लाल ही लाल थे, बट एंड तक क्योंकि लाल सारे कौवे खा लेते हैं और ग्रीन को नहीं खाते, हरे वाले को नहीं खा पाते, और हरा वाले अपने बच्चे करता रहता है, तो एंड पॉइंट ये होगा कि सिर्फ हरे वाले रह जाते हैं। तो हम इसमें एग्जाम्पल क्या देते हैं कि ये एक तरीके का जो विभिन्नता आई है, इसकी वजह से वह अपने जो भृंगो हैं, जो बीटल्स हैं, वो अपने आसपास सराउंडिंग में उन वह अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें सरवाइव कर सकते हैं, उन्हें बचने का एक एडवांटेज मिला है, बचने का, कि वह आसपास के जहाँ पे रहते हैं एनवायरनमेंट में, वहां वो अडेप्ट कर सकते हैं, वह जिंदा ज्यादा टाइम रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, जो जिनको ऐसा विभिन्नता मिल जाती है कि वो गर्म पानी में रह सकते हैं 90-90 डिग्री तक। ठीक है, बट बाकी जो नहीं रह पाते वो मर जाते हैं, बट जो रह पाते हैं उनका इंक्रीज होता रहता है मात्रा। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक तरीके का
विभिन्नता हुई है, एक तरीके की विभिन्नता हुई है। और इस पूरे प्रोसेस को एवोल्यूशन कहा जाता है कि एक चेंज से दूसरे चेंज तक हुआ टाइम के साथ। जब सारे लाल थे बट एक टाइम के बाद सारे ग्रीन हो गए, है ना। तो ये चेंज आया, चेंज क्यों आया? क्योंकि विभिन्नता आई। जिस विभिन्नता ने उसे आसपास, अपने आसपास की जगह में रहने का उन्हें एक तरीके का एडवांटेज मिल गया। उस एडवांटेज की वजह से ग्रीन जो हरे वाले हैं वो बढ़ गए और लाल वाले कम हो गए, है ना। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें एडवांटेज मिला, ठीक है। दूसरा एडवांटेज है, दूसरा एग्जाम्पल है कि लाल की जगह ऐसा कुछ विभिन्नता है कि हरा नहीं बल्कि नीला, मतलब ब्लू कलर का भरंगा आया, ठीक है, बीटल आया। अब ब्लू और लाल दोनों देखते हैं कौवे को, तो कौवे तो दोनों खाएगा, तो इसमें ये कुछ नहीं डिफरेंस है। डिफरेंस ये हुआ कि बाय चांस एक दिन, क्योंकि जंगल है, जंगल में हाथी वाथी शेर होते हैं, तो चलते चलते चांस, बाय चांस या लक जिसको बोले, लक की वजह से क्या हुआ कि इतनी बड़ी जगह में सिर्फ इतनी जगह पे हाथी का पैर आ गया और हाथी ने बाय चांस ये लाल वाले सारे मार दिए, ठीक है। लाल वाले सारे मार दिए और सिर्फ हरे ये नीले वाले बच गए। अब लाल वाले मर गए सारे, नीले वाले बच गए। अब नीले वाले या तो अलैंगिक या फिर यौन प्रजनन से बच्चे कर करके, जो सिर्फ पहले लाल था वो हरा हो गया, नीला हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं हम? इसमें देखते हैं बाय चांस, बाय लक, ठीक है। क्या हुआ कि जबकि ये जो नीले वाले हैं उनके पास कुछ ऐसा एडवांटेज नहीं था कि आसपास की जगह में उन्हें रहने को कोई एडवांटेज मिला हो जैसे हरे वालों को मिला था, बट बाय लक ऐसा हुआ कि सारे लाल वालों पे हाथी का पैर आ गया और सिर्फ जो है नीले वाले बच गए, है ना। तो इस वजह से वो नीले वाले बढ़ते गए। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक में जी डी लिखा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको हिंदी में हम बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आनुवंशिक अपवाद। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक, आनुवंशिक अपवाद। मतलब कि ऐसी विभिन्नता तो आई उसके पास, बट ये विभिन्नता से उसको कुछ एडवांटेज नहीं मिला। उसको कुछ एडवांटेज नहीं मिला, पर लक की वजह से बाकी सारे कम हो गए और ये बढ़ते रह गए, ठीक है। ये लक पर है, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ये होती है, ठीक है। दो चीजें आपको बता दी, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट बताई, एक आपको कंसेप्ट बताया कि एडवांटेज या हेल्प कैसे मिल जाती है आसपास। पहले वाले एग्जांपल में किसी विभिन्नता की वजह से, दूसरे में किसी की विभिन्नता की वजह से हेल्प नहीं मिली, बट बाय चांस, बाय लक ऐसा हो गया। और इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, या जिसको हम कहते हैं आनुवंशिक अपवाद, ठीक है। एक और आपको चीज बताना चाहूंगा, आप अगर देखेंगे, मैं कलर चेंज करके आपको लिख के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कि आप फ्रीक्वेंसी, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि इसमें 100% फ्रीक्वेंसी, 100% फ्रीक्वेंसी शुरू में सिर्फ लाल की थी, है ना, लाल की थी। फिर बीच में ऐसा कुछ टाइम आया कि 100 से ये सपोज मान लो 99% हो गई लाल की फ्रीक्वेंसी, है ना। फिर 99 से 40% हो गई, 40% हो गई। फिर 40 से 20% हो गई, और एंड में 0% होगी, है ना। और जबकि ग्रीन वाले का, जो हरा वाला है, उसका एकदम डिफरेंट हुआ, है ना। यहाँ पे भी देखिए 100% थी, एंड में आके 0% होगी। तो हमें इससे क्या पता चलता है? हमें इससे ये पता चलता है, जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो जीन्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, जो ये ट्रेट संभालते हैं, ट्रेट्स मतलब लक्षण जो संभालते हैं, ये जीन संभालते हैं हमारे। मैंने आपको बताया था, ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताए थे बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। मैंने शुरू शुरू में आपको ऐसा डायग्राम बना के दिखाया था ना, ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये इन इन 40, हर क्रोमोसोम के अंदर एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे डीएनए होते हैं ना। अब जब काफी सारे डीएनए मिल के हम उसको जीन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अब जो जीन है वो क्रोमोसोम से छोटा है बट डीएनए से बड़ा है। 10 15 20 कभी कभी 1000 डीएनए से जीन बनता है। बहुत सारी जीन्स मिला के क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। तो ये जीन्स जो है ये लक्षण बताते हैं, ठीक है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि आप देखिए कि इस पूरे पॉपुलेशन में शुरू में ये जीन्स 100% थी, लाल की जीन्स, है ना। पर एंड में आते आते लाल की जीन 0 हो गई, और एंड में सिर्फ इसकी इसकी बात करूं तो हरे की जीन्स 100% थी, और इस केस में नीले की जीन्स 100% होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एवोल्यूशन या विकास में जो जीन्स की मात्रा होती है, जो जीन्स की परसेंटेज होता है, ये चेंज होते रह सकता है ना।
ये जो मात्रा है ये चेंज होता है, जैसे कभी बढ़ सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। जैसे इसका एक और एग्जांपल लूं कि अब ब्लू ब्लू है, अब ब्लू में कुछ ऐसा वापस चेंज आए, ऐसा कुछ डीएनए कॉपिंग की वजह से या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से चेंज है कि ब्लू के बीच में कुछ येलो भी आने लगे, ठीक है। तो फिर अभी ब्लू की 100 है, बट फिर अभी यहाँ पे ब्लू की 100 है, बट फिर ब्लू की फिर 90% हो जाएगी, है ना। तो ऐसे चेंजेस आते रह सकते हैं कि जो जीन्स है, जीन्स की फ्रीक्वेंसी मात्रा जो है वो कम ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो आपको मैं ये चीज समझाना चाहता था, ठीक है। अब एक और आपको कंसेप्ट दिखाऊंगा मैं, वो होता है, ये सब इरेज करके आपको दिखाती हूँ ठीक से। अब हम बात करेंगे उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। माने उपार्जित होता है अक्वायर्ड, जो जिंदगी में किसी जानवर या इंसान को जो अपनी जीवन में वो खुद आगे से उसे मिलते हैं, जिसको एक्सपीरियंस कह सकते हैं, ठीक है। या उस तरीके की चीज जो जीवन काल में किसी को मिली जाती है, वह वाले लक्षण। और आनुवंशिक माने जो पास डाउन, जो इनहेरिटेंस वाले लक्षण होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब याद है मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड पे दिखाया था, इससे पहले वाले पेज पे दिखाया था, तीन एग्जांपल्स थे, मैंने तीसरे की बात नहीं करी थी। अब मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस केस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कलर जो है बर्गों का, बीटल्स का, वो सेम रहता है, ठीक है। पर फॉरेस्ट में किसी रीजन की वजह से, जंगल में जो खाना है, जो आपके पौधे हैं, वो कम हो गए, ठीक है। पौधे अगर कम हो गए, पौधे अगर कम हो गए, खाना अगर कम हो गया, तो इन बर्गों को खाना कम मिलेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से इनका साइज जो है कम हो जाएगा। साइज कम हो गया है ना। अब बहुत टाइम तक, अब सपोज जंगल में खाना है नहीं, तो अब सारे भरगे कम हो गए, पर टाइम के साथ हम देखते रहते हैं, यहाँ तक इस इधर तक की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि देखते हैं कि पौधे नहीं है, तो जितने भी भरगे हैं ये छोटे हैं, और इनके बच्चे भी छोटे हैं, ठीक है। इनके बच्चे भी छोटे आ रहे हैं। तो इसका मतलब, अभी आप ये वाली चीज ना देखिए, अब इसका मतलब कि आप मेरे को बताइए कि अब सपोज हमने खाना या फिर हमने पौधे फिर वहां लगा दिए, तो इनके जो बच्चे होंगे ये छोटे निकलेंगे या बड़े होंगे। जैसे हमने देखा है, ये बड़े थे, बट खाना कम होने की वजह से ये छोटे हो गए, है ना, क्योंकि खाना कम मिलता था। तो खाना कम करने की वजह से ये छोटे हो गए, पर इनके बच्चे भी छोटे निकलने लग गए। तो आप क्या कहेंगे कि जो ये छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो छोटे साइज के हैं बीटल्स, अगर खाना वापस आ जाए, पौधा वापस आ जाए, तो इनके जो बच्चे होंगे ये बड़े साइज के होंगे या छोटे साइज के होंगे। तो आप खुद सोचिए, ठीक है। यहीं पे मैं बात करूंगा आपका उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण के बारे में। अब खाना नहीं मिल रहा, ठीक है। तो खाना नहीं मिल रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि यह उन की जो बच्चे, जिन माता पिता को खाना नहीं मिला, उनके बच्चे पतले इसलिए हैं क्योंकि यह आनुवंशिक लक्षण है। ये नहीं है कि उसके माता पिता छोटे इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जीन्स में प्रॉब्लम है, वो इसलिए है क्योंकि बाहर से उनको खाना नहीं मिल पा रहा। और खाना मिलेगा तो वो भी ठीक हो जाएंगे, है ना। तो इस वजह से जो अगर इनके बच्चे होंगे और इनको हम खाना देंगे, ठीक है। अब मैं ये चीज हटा जो पहले किया था, अगर हम यहाँ पे इनको खाना देंगे, है ना, हम अगर इनको इनको और पौधे देंगे खाने के लिए, तो क्या होगा कि जो इनके बच्चे जो निकलेंगे पहले तो पतले होंगे, बट इनको क्योंकि खाना मिलते रहेगा, ये वापस बड़े हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जैसे शुरू में थे, ठीक है। तो हमें इससे पता चलता है कि हमने इससे पहले पौधों में पढ़ा था कि हाइट बड़ी या छोटी जो होती है वो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, बट थोड़ी और भी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे इन बीटल्स में देखो, इनके ये छोटे इसलिए हो गए, इसलिए इसलिए नहीं क्योंकि उपार्जित लक्षण था कि उनके माता पिता छोटे थे, उनके माता पिता ठीक थे, उनको खाना ही नहीं मिला, तो वो फिर उनकी हाइट ही नहीं बढ़ी, वो बड़े नहीं हो पाए, तो छोटे के छोटे रह गए। तो जैसे ही खाना मिला तो ये बड़े हो गए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हो, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो केस है, ये है एक तरीके का उपार्जित लक्षण है, ठीक है। ये अक्वायर्ड ट्रेट है कि छोटे इसलिए हो गए क्योंकि बाहर से उन्हें खाना नहीं मिला, ये नहीं कि उनके जीन्स में था कि वो छोटे। दूसरा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, रुकिए। सोचिए एक चूहा है, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, माफ करिए, बट जितना हो सके समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सपोज ये चूहा है, ठीक है। ये चूहा है, लगता नहीं बट ये चूहा है, ठीक है। तो हमने किसी चूहे की पूंछ काट दी, ठीक है। और ऐसे हमने दो चूहे लिए, हमने दोनों की पूंछ काट दी, ठीक है।
अब इनका जो बच्चा निकलेगा, आपको क्या लगता है इनका जो बच्चा अगर हम करेंगे निकलेगा, इनके बच्चे की पूंछ होगी या फिर इनके बच्चे की पूंछ नहीं होगी? बताओ कौन सा होगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा? कि पूंछ है, ये पूंछ है भाई, ये पूंछ की बात कर रहा हूँ, इसमें पूंछ होगा कि नहीं होगा बताओ। अब आप खुद सोचिए कि जब ये पैदा हुए थे इनके पास पूंछ थी, है ना, बट हमने बाहर से इसकी पूंछ काटी, तो इनके जो बच्चे होंगे इनके पास पूंछ होगी, इनके बच्चों के पास पूंछ होगी, क्योंकि जब भी हम बाहर से कुछ चेंज करते हैं तो वो वाली चीज उनके बच्चों पे नहीं जाती। जैसे इस केस में भी बाहर से इनको खाना नहीं मिला था, ठीक है, इनके बच्चों, इनके जीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिमिलरली हम इसकी पूंछ हमने काटी है, इसका मतलब ये नहीं उनके जीन्स में है कि पूंछ नहीं निकलेगी, हमने बाहर से कुछ काटा है, ठीक है, बट उनके जीन्स में है कि हाँ पूंछ मिलेगी, तो इस वजह से उनको पूंछ मिली। इसके अर्थात दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से बताना चाहूंगा, एक सेकेंड। तो मैं यह बताना चाहूंगा आपको कि देखिए कि ये जो अब मैंने पिंक में हाईलाइट किया है, ये बोलना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव, क्योंकि जन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता, इसलिए इससे भी जैव विकास नहीं कह सकते। माने कि कोई भी चीज जो बाहर से की जाए वो जैसे लड़कों में जो टेस्टिस होता है उसमें गमीट्स बनते हैं, ठीक है, गमीट्स को जो आप क्या कहा करते थे, गमीट्स को हम बोलते हैं, गमीट्स को हम कहते हैं युग्मक, ठीक है। तो युग्मक जो है वो लड़कों में टेस्टिस में बनते हैं और लड़कियों में ओवरीज में बनते हैं। तो कोई भी चीज बाहर से जो हो, जो इनके जीन्स ना चेंज करे, तो उसका कुछ इफेक्ट उनके बच्चों में नहीं आएगा, ठीक है, कि हमने पूंछ काट दिया, खाना नहीं दिया, इससे टेस्टिस या फिर ओवरीज जो है उसके अंदर के जीन का कुछ नहीं हुआ। बाहर की प्रॉब्लम की वजह से जो बाहर का जो नक्शन था, ठीक है, इंसान या जानवर का, वो चेंज हुआ, इसलिए नहीं क्योंकि उसके टेस्टिस या ओवरीज में कुछ जीन में चेंज आया, इसलिए क्योंकि बाहर से कुछ चेंज हुआ। मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये देखो, ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो आप समझ जाएंगे। ये कोई इंसान है, ठीक है, ये इंसान है। तो या तो अगर लड़का है तो टेस्टिस होता है, अगर लड़की है तो ओवरीज होते हैं ना, ओवरीज होते हैं, ये ऐसे करके, ऐसे जाके ओवरीज होते हैं। तो जीन जो जो भी अनुवांशिक लक्षण है, अनुवांशिक लक्षण के लिए चेंज या तो इसमें ओवरीज या टेस्टिकल्स में होने चाहिए, तभी तभी कोई चेंज जो होगा, क्योंकि हमने जैसे बताया था, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके क्रोमोसोम्स हैं वो आधे हो जाते हैं जाके, है ना, आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, और वो फिर आगे जाके बच्चों के पास जाते हैं। तो जो भी जीन आपके ओवरीज या टेस्टिस में है वो आगे बताते हैं कि ये अनुवांशिक लक्षण हुआ कि नहीं। तो अगर हम बाहर से कुछ चेंज करते हैं, जैसे हमने इसका हार्ट काट दिया, या हमने इसका पैर काट दिया, या हमने इसको खाना कम दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ओवरीज या इसके टेस्टिस के जीन्स में कुछ चेंज है, उसके जो बच्चे होंगे वो सेम टू सेम होंगे, नॉर्मल इंसान की तरह होंगे। तो उपार्जित जो लक्षण होते हैं ये आगे आप बच्चों में नहीं दे सकते, ठीक है, बट जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं यह आगे आप बच्चों में दे सकते हैं। तो इससे मैं आपको ये वाली चीज समझाना चाहता था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे जीवन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, मतलब कि जीवन पृथ्वी में आया कैसे। तो काफी साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका इसमें काम था, उनके अगर मैं आपको नाम बताऊं तो जैसे उनका नाम, एक तो मेंडल ने काम किया था, एक हेल्डेन करके थे, एक हैरल्ड थे, एक मिलर थे। तो ये सारे जो थे, जैसे ये देखिए हेल्डेन थे, ठीक है, इनके अलावा और भी थे, जो आपका नाम अगर मैं दूं तो, एक सेकंड ये दिखाते हैं, ये मिलर थे, ठीक है, ये हैरल्ड थे। इन लोगों ने थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करे और इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी में जो जीव आए हैं, ठीक है, ये जीव अगर हम इनको और छोटा छोटा करें, ठीक है, इसको इसको हम बोलना चाहेंगे कि सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, या फिर आपको बोले कि सरक अकार अकार्बनिक अणुओं से, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल या सरक अकार्बनिक अकार्बनिक अणुओं से
बने हैं। माने कि देखिए एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे आपके प्रोटीन्स हो गए, आपके अमाइनो एसिड्स हो गए, है ना, अमाइनो एसिड्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सारी जो चीजें हैं ये और छोटी बनी होती है सिंपल और इनऑर्गेनिक चीजों से। इनऑर्गेनिक चीजें मतलब सरल सरल अकार्बनिक अणुओं से, ठीक है। जैसे क्या क्या हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, पीएच हो गया, कार्बन हो गया। तो इन सब से ये बना होता है, ठीक है। इन ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल, देखिए ऑर्गेनिक मटेरियल को हम कहते हैं जटिल कार्बनिक अणुओं से, ठीक है। जटिल कार्बनिक अणुओं को कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक को कहते हैं सरल अकार्बनिक अणुओं से, ठीक है। तो ये जटिल कार्बनिक अणु जो बनते हैं हमारे यहाँ पे, ये बनते हैं हमारे सरल अकार्बनिक अणुओं से, और ये जटिल अकार्बनिक अणुओं से जीवन आए, ठीक है। तो अब ये एक्सपेरिमेंट था क्या, जो हेल्डेन, मिलर और हैरल्ड ने किया था, ठीक है। मैं आपको एक बार ये रेज करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो क्या था, आज से सालों साल पहले, 1000, 4000, 5000, 10,000 साल पहले क्या हुआ करता था कि ये होता था पानी, ठीक है। ये पानी था, पर पानी के ऊपर ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था, ठीक है। ऑक्सीजन जो O2 होता है वो नहीं हुआ करता था, बल्कि क्या क्या हुआ करता था, ऐसी चीजें जैसे मीथेन हो गई, मीथेन होता है CH4 को मीथेन कहते हैं, अमोनिया हुआ करता था NH3, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड होता था H2S, H2S, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती थी, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ करता था पानी के ऊपर, ठीक है। पानी के ऊपर, पर ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था, ठीक है। और बहुत सारा बादल हुआ करते थे, बादल से क्या होती थी, लाइटनिंग हुआ करती थी, ठीक है। चिनगिरियां जो होती थी, चिनगिरियां जिसको लाइटनिंग कहते हैं, ये लाइटनिंग हुआ करती थी। और टेम्परेचर भी होता था ऑलमोस्ट 100 डिग्री के आसपास, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो इन लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने पानी के ऊपर एक बीकर लिया, ठीक है, उसके ऊपर, पानी के ऊपर ये सारी गैसेस डाली, टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास किया, और ऐसे लाइटनिंग उनने प्रकट डाली उसके अंदर। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो सारी सिंपल सिंपल जो सरल अकार्बनिक अणुआ हैं, ये मिल के जटिल कार्बनिक अणुओं, जैसे क्या क्या, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ए लिख रहा हूँ, अमाइनो एसिड्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर 100% में से, 100% में से 15%, 15% जटिल कार्बनिक अणुओं बन गई, तो ये आपको लगेगा छोटा है, बट ये बहुत सारा गैस हो करता है, उसमें से 15% भी बहुत ज्यादा होता था। और इससे अमाइनो एसिड्स बने, जो अमाइनो एसिड्स आगे प्रोटीन बनाते हैं, और उसी से कहीं ना कहीं जाके शायद अब पृथ्वी में जीवन आया होगा, जहां से आज के, जब आज हम जिंदा हैं। तो ये सारा जो हुआ था, ये उस टाइम में हजारों साल पहले क्या होता था, पानी के ऊपर ये तीन गैस थी, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, अमोनिया और मीथेन थी, 100 डिग्री टेम्परेचर था, लाइटनिंग हुआ करती थी। तो उसमें ऐसा सिमिलर एक्सपेरिमेंट करके, और ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी, ये याद रखना। तो ऐसे सिमिलर एक्सपेरिमेंट से जटिल कार्बनिक अणुओं बनी, जिसने आज जाके इंसानों को प्रकट, ठीक है। तो आज के लिए यही था, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।